हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। तो अभी जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस के लिए क्लास लेने के लिए जा रहे हैं, जो कि क्लास 11-12 का है। अगर आप लोग एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन के को स्टार्ट करने से पहले हम लोग हाइलाइटर ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंटर सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक डेट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो इसमें से जो है कौन सा वैसा टेक्निक है जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बिगिनिंग को मार्क्स करता है। ऑप्शन ए है यूजर इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है बैच इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है टाइम शेयरिंग, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। इसका आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। यानी कि टाइम शेयरिंग जो है एक टेक्निक है जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बिगिनिंग को मार्क्स करता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग जो है एक टेक्निक्स है जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशंस के बिगिनिंग को मार्क्स करता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देख लीजिए। द टेक्निक, ठीक है, दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग। मतलब वो टेक्निक्स जो कंप्यूटर कम्युनिकेशंस के बिगिनिंग को मार्क्स करता है उसे हम लोग टाइम शेयरिंग कहते हैं। टाइम शेयरिंग allowed multiple users to interact with a computer system concurrently by dividing the CPU time among multiple users। यानी कि टाइम शेयरिंग जो है वो मल्टीपल यूजर्स को एक साथ कंप्यूटर सिस्टम पे जो है इंटरेक्ट करने के लिए करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, इसमें जो है कंप्यूटर का जो सीपीयू का टाइम जो है उसको डिवाइड कर देता है। मल्टीपल्स यूजर के बीच में जो है सीपीयू के टाइम को डिवाइड कर देता है। पर ये जो है टाइम शेयरिंग मल्टीपल यूजर्स को जो है एक साथ कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने के लिए बेटर है। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी फोर्ट्रैन, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स पास्कल जो है स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने के लिए बहुत ही बेहतर है। पास्कल जो है हमारा, पास्कल लैंग्वेज जो है हमारा वो स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने के लिए सबसे बेटर है। ओके, अब आइए इसका कुछ डिस्कशन कर लें क्योंकि डिस्कशन काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, द लैंग्वेज डेट इज टिपिकली कंसिडर्ड बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड एमॉन्ग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड इज ऑप्शन ए डेट इज पास्कल। यानी कि स्ट्रक्चर्ड कोड को जो है लिखने के लिए जो है सबसे बेस्ट माना जाता है पास्कल लैंग्वेज को। ठीक है, पास्कल लैंग्वेज को जो है स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने के लिए बेटर माना जाता है। Pascal was specifically designed with a structured programming concept in mind, making it well suited for writing organized, readable and maintainable code। ठीक है, पास्कल को जो है स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्ड कोड में ही डिज़ाइन किया गया है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में ही डिज़ाइन किया गया है। इसको बनाया गया है वेल सूटेड फॉर राइटिंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड कोड लिखने के लिए, रीडेबल कोड और मेंटेनेबल कोड लिखने के लिए जो है पास्कल को बनाया गया है। ठीक है, इसको फुल्ली जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लैंग्वेज डज ए ब्राउज़र यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ब्राउज़र जो है कौन से इसमें से किस चीज़ का यूज करता है
वर्ल्ड वाइड वेब पे जो है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए है मशीन कोड, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी सी प्लस प्लस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं होगा, क्योंकि ब्राउज़र्स जो है typically use a combination of languages including HTML, CSS, and JavaScript to render and display web content। क्योंकि ये जो दिया गया ऑप्शन है इसमें तो कहीं पे HTML दिया ही नहीं गया है, और HTML का यूज किया जाता है ब्राउज़र्स के द्वारा ये सब चीज़ों को मतलब दिखाने के लिए। ठीक है, डिस्प्ले वेब कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए जो है ना फ्रेंड्स, टाइपिकली HTML लैंग्वेज का यूज होता है, CSS का यूज होता है और जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें तो ये सब कहीं पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, यहाँ तो ऑप्शन दिया गया है मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज, C++, इसलिए ये आंसर नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राउज़र्स जो है यूज करता है HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये सभी का यूज करता है वेब कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। ठीक है, ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। कंपाइलर के बारे में यहाँ 4-5 स्टेटमेंट्स दिया गया है और पूछ रहा है बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कंपाइलर के बारे में बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन है, ये पूछ रहा है द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो पहला है यह कह रहा है कि कंपाइलर का जो इनपुट होता है वह सोर्स प्रोग्राम होता है। दूसरा ऑप्शन है इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल। दूसरा है कि कंपाइलर सोर्स कोड को जो है ऑब्जेक्ट कोड में एज ए होल ट्रांसलेट कर देता है। ऑप्शन सी है द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, कंपाइलर का आउटपुट जो है वो ऑब्जेक्ट कोड है। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो कंपाइलर के बारे में जो है ये सही हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। मोर देन वन ऑफ द एबव जो है फ्रेंड्स इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, यानी कि द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, यानी कि कंपाइलर का इनपुट जो होता है वो सोर्स प्रोग्राम होता है, ये सही है। और दूसरा जो है द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि कंपाइलर का जो आउटपुट होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which is used to shift processes so they are contiguous and all free memory is in one block। ठीक है, which is used to shift processes। ठीक है, किस चीज का यूज किया जाता है प्रोसेसेस को शिफ्ट करने के लिए, सो दे आर कंटिग्यूअस, ताकि वो जो है कंटिग्यूअस रहे, एंड ऑल फ्री मेमोरी इज इन वन ब्लॉक, और जितने के जितने फ्री मेमोरी हैं सारे के सारे वन ब्लॉक में रहें। तो ऑप्शन ए है फ्रैगमेंटेशन, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्शन, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्शन। इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्शन, यानी कि कॉम्पैक्शन इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेसेस सो दे आर कंटिग्यूअस एंड ऑल फ्री मेमोरी इज इन वन ब्लॉक। कॉम्पैक्शन इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेसेस सो दे आर कंटिग्यूअस, ठीक है, एंड ऑल फ्री मेमोरी इज इन वन ब्लॉक। तो कंपैक्शन जो है यूज किया जाता है प्रोसेस को शिफ्ट करने के लिए ताकि वो कंटिग्यूअस रहे और सारे के सारे फ्री मेमोरी जो है वन ब्लॉक में रहें। ठीक है, तो आइए कुछ डिस्कशन करते हैं। कॉम्पैक्शन जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। ओके, कॉम्पैक्शन इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक वेयर प्रोसेसेस आर शिफ्टेड इन मेमोरी so that they become contiguous।
ठीक है, जहाँ पे कॉम्पैक्शन जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट का ही टेक्निक है, जहाँ पर जो है प्रोसेसेस को शिफ्ट किया जाता है मेमोरी में ताकि जो है वो कंटिग्यूअस बन सके। एंड ऑल फ्री मेमोरी इज कॉन्सिलिडेटेड इनटू वन ब्लॉक, और जितने भी फ्री मेमोरी हैं उस सभी को वन ब्लॉक में जो है कॉन्सोलिडेट किया जाए। ठीक है, और कॉम्पैक्शन के बारे में एक बात और है कि दिस हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन both external and internal and can improve the efficiency of memory utilization। ठीक है, कॉम्पैक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है, चाहे वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो या फिर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो। इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ फ्रेगमेंटेशन को जो है कॉम्पैक्शन रिड्यूस करता है एंड कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन, और कॉम्पैक्शन जो है मेमोरी यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। ओके फ्रेंड्स, और कॉम्पैक्शन जो है मेमोरी यूटिलाइजेशन के एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। Which of the following is not a valid variable name in most programming languages। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तीन चार वेरिएबल्स नेम का नाम दिया गया है इस ऑप्शंस में, दिए गए ऑप्शंस में, और पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 वेरिएबल। ठीक है, इसका आंसर जो है 1 2 3 वेरिएबल जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वेरिएबल्स जो है जो नंबर से स्टार्ट होता है ना फ्रेंड्स, उसे जो है वैलिड वेरिएबल्स नहीं माना जाता है मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में। ओके, देख लीजिए, द वेरिएबल नेम डेट इज नॉट वैलिड इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज इज 1 2 3 वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल नेम हमारा ऑप्शन बी जो था 1 2 3 वेरिएबल, ये जो है वैलिड वेरिएबल का नेम नहीं है। और नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल्स नेम टाइपिकली कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, सो 1 2 3 वेरिएबल वुड नॉट बी ए वैलिड वेरिएबल नेम। तो देखिए होता क्या है कि मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में जो है वेरिएबल्स नेम डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होता है, जिसके कारण जो है हम लोग बोल सकते हैं कि 1 2 3 वेरिएबल जो है इसे वैलिड वेरिएबल नेम नहीं माना जाएगा। द अदर ऑप्शंस माई वेरिएबल एंड अंडरस्कोर माई वेरिएबल आर बोथ कॉमनली एक्सेप्टेड वेरिएबल नेम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, और हमारा अदर ऑप्शन जो था माई वेरिएबल और अंडरस्कोर माई वेरिएबल, ये सभी के सभी जो है वेरिएबल्स नेम ये एक्सेप्टेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में। ठीक है, बस 1 2 3 वेरिएबल्स जो लिखा हुआ है वो वेरिएबल नेम करेक्ट नहीं है, क्योंकि वेरिएबल नेम जो है मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए जो है इस वेरिएबल नेम 1 2 3 वेरिएबल को जो है हम लोग वैलिड वेरिएबल नेम्स नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स एंड डेटा while main memory holds program and data currently in use, what kind of organization is this। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स। सेकेंडरी मेमोरी जो हम लोग का होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, एंड प्रोग्राम्स और डेटा को, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारा लॉन्ग टर्म डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए होता है, वाइल मेन मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम एंड डाटा करेंटली इन यूज, और जबकि मेन मेमोरी जो है हमारा प्रोग्राम और डेटा को होल्ड करता है जो करेंटली यूज में होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स और डाटा स्टोर करने के लिए होता है, और मेन मेमोरी जो है हमारा प्रोग्राम और डाटा जो कि करंटली यूज में होता है उसको स्टोर करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है कि ये जो है किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। ठीक है,
तो ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी लॉजिकल, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा फिजिकल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल। ठीक है, ये फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को दोस्तों। एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आया होगा फिर से क्लियर हो जाएगा। तो कह यहाँ पे ये रहा था क्वेश्चन हमारा कि सेकेंडरी मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, और जबकि मेन मेमोरी जो है प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करता है, लेकिन जो करेंटली यूज में है उसी को स्टोर करता है। तो ये किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे द सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स एंड डेटा एंड वाइल मेन मेमोरी होल्ड प्रोग्राम्स एंड डेटा करेंटली इन यूज। तो ये जो है हमारा फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा। वही बात लिखा हुआ है कि सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करता है, और मेन मेमोरी जो है हम लोग का प्रोग्राम और डेटा जो करंटली यूज में है उसको स्टोर करता है। तो ये जो है हमारा फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है इफ ए सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय C++। ठीक है, इफ ए सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, अगर हम लोग एक किसी स्टेटमेंट के एंड में अगर सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय C++। तो C++ के द्वारा जो है कौन सा मैसेज डिस्प्लेड किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था अगर हम लोग किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में जो है सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सेमी कॉलन का यूज नहीं करते हैं, तो व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय C++। तो C++ के द्वारा कौन सा मैसेज जो है डिस्प्ले किया जाएगा। ऑप्शन ए है सेमी कॉलन मिसिंग, ऑप्शन बी है स्टेटमेंट मिसिंग, ऑप्शन सी है एरर इन स्टेटमेंट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ऑप्शन था ए है हम लोग का सेमी कॉलन मिसिंग, सेकेंड स्टेटमेंट मिसिंग, सी एरर इन स्टेटमेंट, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा एरर इन स्टेटमेंट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एरर इन स्टेटमेंट, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में जो है अगर सेमी कॉलन का इस्तेमाल ना किया जाए तो C++ के द्वारा जो है एरर इन स्टेटमेंट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी स्टेटमेंट के लास्ट में जो है सेमी कॉलन का यूज ना किया जाए तो C++ जो है एरर इन स्टेटमेंट का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो देख लीजिए इन C++ में if a semicolon is not used at the end of a statement, अगर सेमीकोलन का यूज ना किया जाता है स्टेटमेंट के एंड में, द कंपाइलर टाइपिकली डिस्प्लेज एन एरर, कंपाइलर जो है एक एरर डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देता है जो कि इंडिकेट करता है सिंटैक्स एरर। ओके, तो इसलिए इसका आंसर जो है एरर इन स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछ रहा है ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज डेट प्रोवाइड्स प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज यानी कि ए लाइब्रेरी का सेट जो कि प्रोवाइड्स करता है प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन, जो कि प्रोग्रामेटिकली जो है हम लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करता है सम काइंड्स ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन को।
तो ठीक है, तो उसे हम लोग कौन सा पैकेज कहते हैं? ऑप्शन ए है ग्राफिक्स पैकेज, ऑप्शन बी है फॉर्मेटिंग पैकेज, ऑप्शन सी है एनिमेशन पैकेज, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स पैकेज। इसका आंसर जो है हो जाएगा ग्राफिक्स पैकेज, यानी कि ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शंस इज नोन एज ग्राफिक्स पैकेज। ठीक है, ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन इज कॉल्ड ग्राफिक्स पैकेज। ओके, तो देखिए यहाँ पे ग्राफिक पैकेज क्या होता है। तो ग्राफिक पैकेज टाइपिकली कंसिस्ट्स ऑफ ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज और फंक्शंस डेट प्रोवाइड प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू वेरियस 2D ग्राफिक्स फंक्शन। ठीक है, तो ग्राफिक पैकेज जो है वो कंसिस्ट करता है ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज या फिर फंक्शंस का। ठीक है, ग्राफिक्स फंक्शन जो है, ग्राफिक्स पैकेज जो है सेट ऑफ लाइब्रेरीज और फंक्शंस को कंसिस्ट करता है, जो कि प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करता है वेरियस 2D ग्राफिक्स फंक्शन को, जो कि प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करता है वेरियस 2D ग्राफिक्स फंक्शन को। ठीक है, एंड दीज फंक्शंस अलाउ प्रोग्रामर्स टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड डिस्प्ले ग्राफिकल एलिमेंट्स सच एज लाइन्स, शेप्स, टेक्स्ट एंड इमेजेस विद इन देयर प्रोग्राम। और ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस हम प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और ग्राफिकल एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, जैसे कि लाइंस हो गया, शेप्स हो गया, टेक्स्ट हो गया और इमेज हो गया। ठीक है, इन सभी का यूज जो है अपने प्रोग्राम के अंदर वो कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा ग्राफिक्स पैकेज का जो है काम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम इन C++। तो C++ में हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए और प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि C++ में प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है Alt+F9, ऑप्शन बी है Alt+F5, ऑप्शन सी है Ctrl+F9, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+F9। इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+F9, यानी कि C++ में जो है हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए जो है Ctrl+F9 का यूज करते हैं। ठीक है, Ctrl+F9 का यूज जो करते हैं हम लोग फ्रेंड्स C++ में प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल और रन करने के लिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, टू कंपाइल एंड रन ए प्रोग्राम प्रेस Ctrl+F9, यानी कि C++ में जो है प्रोग्राम को कंपाइल और रन दोनों साथ साथ ही करना है, तो Ctrl+F9 प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जेनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट। व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जेनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट, हाँ कंट्रोल यूनिट जो है अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए क्या जेनरेट करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ जनरेट करता है, कौन सा सिग्नल्स जनरेट करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है टाइमिंग सिग्नल्स, ऑप्शन बी है कमांड सिग्नल्स, ऑप्शन सी है कंट्रोल सिग्नल्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर ये हो जाएगा कि कंट्रोल यूनिट जो है अदर यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए जो है कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। कंट्रोल यूनिट जो है
अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए जो है कंट्रोल सिग्नल्स जेनरेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए यहाँ पे इसका डिस्कशन। द कंट्रोल यूनिट जेनरेट्स कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल अदर यूनिट्स विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर के कंप्यूटर सिस्टम के ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स के किसी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो है कंप्यूटर सिस्टम के अदर यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए जो है कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। दीज कंट्रोल सिग्नल्स इंस्ट्रक्ट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। और ये कंट्रोल सिग्नल्स जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट्स को, जैसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है, ये सभी को ऑन व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म एंड व्हेन टू परफॉर्म देम बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। तो ये सभी जो है ALU को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को, ऑपरेशंस को, इस सभी को जो है कंट्रोल सिग्नल्स जो है ये कंट्रोल यूनिट का जो कंट्रोल सिग्नल्स है ये सब बताता है कि कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है। ये सभी जो है कंट्रोल यूनिट्स का काम होता है, जो कि कंट्रोल सिग्नल्स जो है बताता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट है यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय द क्लॉक सर्किटरी। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल तो देख ही लिए कि कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है, और टाइमिंग सिग्नल्स जो है ये क्लॉक सर्किटरी जनरेट करता है। ठीक है, टू रेगुलेट द टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस। टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए जो है क्लॉक सर्किटरी जो है टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करता है। वाइल एक ऑप्शन में जो था ना हमारा एक कमांड सिग्नल्स, तो वही लिखा है कि वाइल कमांड सिग्नल्स आर नॉट टाइपिकली यूज टू कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द CPU। तो एक ऑप्शन जो था हमारा कमांड सिग्नल्स, तो कमांड सिग्नल्स के बारे में ये है कि कमांड सिग्नल्स जो है कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली कमांड्स नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग कंट्रोल सिग्नल समझ ही गए कि कंट्रोल सिग्नल्स से कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है, और दूसरा टाइमिंग सिग्नल्स था, तो टाइमिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो टाइमिंग सिग्नल्स जो है हमारा उसको क्लॉक सर्किटरी जनरेट करता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है डिस्कशन। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लासेस जो है कंप्यूटर साइंस के लिए कंटिन्यू हमारे सेशन पे चलते रहेगी। डेली शाम में 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।